तो आज की सभा हम लोग शुरू करते हैं और आज के सभा में हम लोग पॉलिटी के वो क्वेश्चन लेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वैसे प्रश्नों को लेंगे और साथ साथ में उस प्रश्न से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, पूरा डिटेल उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला ही क्वेश्चन है क्या कि धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, प्रश्न क्या है, धन विधेयक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। धन विधेयक, इसी को अगर हम लोग बोलेंगे मनी बिल, क्या बोलेंगे, मनी बिल। ध्यान रखिएगा इसी में आंसर है, मनी बिल के अंदर ही इसका आंसर है। देखो अगर आप लोग अपने मन की आंखों से देखेंगे MO, अपने मन की आंखें से देखेंगे मनी बिल को, तो MO अगर इसको आप देखते हैं तो ये एक दिखाई पड़ रहा होगा और ये भी आपको एक दिखाई पड़ रहा होगा और ये क्या दिखाई पड़ रहा है, 0। इस तरह से ये क्या बन गया, 110 बना कि नहीं बना, 110। मनी बिल की बात करें M से, अगर M लिखेंगे तो ये 1 दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा, ये भी 1 दिखाई पड़ेगा और ये क्या है, 0 है। तो इस तरह से मनी बिल का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद नंबर 110 में है। ध्यान रहेगा, मनी बिल यानी कि धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद नंबर 110 में है। देखिए अनुच्छेद 123 की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 123 के अंदर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद नंबर 123 में। अगर बात कर लें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 213 में। ये भी ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद नंबर 213। देखो अगर अनुच्छेद 108 की बात करें, अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक हो, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है किस अनुच्छेद के अंदर होती है, अनुच्छेद नंबर 108। अनुच्छेद नंबर 108 में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। इसको ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। और ये बैठक को कौन बुलाता है, ये बुलाने का काम राष्ट्रपति को है। संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति को है, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद नंबर 112 की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 112 में क्या है, वार्षिक वित्त विवरण। 112 में क्या है, वार्षिक वित्त विवरण। और ये जो वार्षिक वित्त विवरण है ये किसके जगह पे यूज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा बजट के जगह पे। भारतीय संविधान में बजट का प्रावधान कहीं भी नहीं है, भारतीय संविधान में बजट का प्रावधान कहीं भी नहीं है। इस बजट के स्थान पे क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्त विवरण, है ना। बजट का प्रावधान कहीं नहीं है, वार्षिक वित्त विवरण जो लिखा गया भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद नंबर 112। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, धन विधेयक यानी मनी बिल किस अनुच्छेद के अंदर आता है, तो अनुच्छेद नंबर 110। मनी देखिए MONY, और इसमें अगर M लिखेंगे तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि इसमें डबल 1 आ रहा है, M ये भी 1 है और ये भी 1 है, और ये O से क्या हो जाएगा, 0। अगर इस तरह से इसको हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, 110। और इसी 110 के अंदर क्या भारतीय संविधान में मनी बिल का प्रावधान है, यानी कि धन विधेयक का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन जो पूछा गया है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य था, है ना। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूल संविधान। मूल संविधान कहते हैं किसको है, मूल संविधान जिसमें कि अभी तक में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल संविधान। जब तक कि संविधान में संशोधन नहीं किया गया है उसको क्या बोलेंगे, मूल संविधान, है ना। कोई भी नियम कानून अगर बनाया गया मूल रूप से जिस दिन बनाया गया उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया तो उसको क्या बोलेंगे, मूल संविधान। उसको क्या कहा गया, मूल संविधान। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या, यही तो पूछा गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, बेहद बढ़िया बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का चर्चा ही नहीं किया गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का चर्चा नहीं था, एक भी मौलिक कर्तव्य
नहीं था। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किस समिति के सिफारिश पर? यह भी ध्यान रखिएगा। समिति, अगर समिति की बात करें तो ध्यान रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। और कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। 11वां मौलिक कर्तव्य, ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये क्या है तो ध्यान रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। इसको कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्या जोड़ा गया ये भी ध्यान रखिएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को 6 से 14 बच्चे को अनिवार्य वो निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य वो निःशुल्क शिक्षा, ध्यान रखिएगा निःशुल्क शिक्षा, ये भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अनुच्छेद 21A के अंदर जोड़ा गया। इसको किस में जोड़ा गया है? अनुच्छेद नंबर 21A में। तो इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? 11। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। ये किस भाग के अंदर है? मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग याद रखिएगा 4 को में है। किसके अंदर है? भाग 4 को में है, या इसी को आप बोल सकते हैं 4A या 4(1), ये ऐसा भी बोल सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 को बोलिए, A बोलिए या 1 बोलिए, इसके अंदर क्या चीज का प्रावधान है? मौलिक कर्तव्य का। ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रावधान, ये प्रावधान लिया गया है रूस से। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। अगर हम लोग बात कर लिए 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? लघु संविधान के नाम से जानते हैं। लघु संविधान। इस 42वां संविधान संशोधन 1976 में सबसे अधिक संशोधन हुआ। इसी में प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था, मौलिक कर्तव्य में भी हुआ था और बहुत सारे हुए थे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इस तरह से ये मौलिक कर्तव्य से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो हम आप लोगों को बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगर मौलिक कर्तव्य को हम लोग पढ़ें तो इसी के साथ साथ में हम लोगों को मौलिक अधिकार भी पढ़ना है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं सबसे पहली बार। मौलिक अधिकार तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या, मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? ध्यान रखिएगा 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? 7 था। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? ये प्रावधान। तो प्रावधान की बात करें, मौलिक अधिकार का प्रावधान USA अमेरिका से लिया गया है। जबकि मौलिक कर्तव्य का कहां से प्रावधान लिया गया था? रूस से। मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अगर आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाएं तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य, देखिएगा ध्यान से, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। आप केवल इसको इतना ध्यान रखिएगा, कर्तव्य और अधिकार। क्या याद रखेंगे? कर्तव्य और अधिकार। इसी में कंफ्यूजन होगा। अगर कर्तव्य और अधिकार को अगर देखते हैं तो इसमें से बड़ा कौन है? बड़ा है अधिकार, और छोटा कर्तव्य। इसका मतलब इस देश का जो नाम होगा उस देश का नाम भी क्या होगा? छोटा। और यूएसओ लिखिए, यूएसए यानी अमेरिका लिखिए, तो इस दोनों में देखिए छोटा देश का नाम कौन सा है? रूस जो है, अगर इसका नाम हम लोग उच्चारण करते हैं तो अमेरिका की अपेक्षा क्या है? छोटा है। इसका मतलब इस देश से क्या लिया गया? वैसा चीज लिया गया होगा
जो अधिकार और कर्तव्य में से छोटा होगा। तो कर्तव्य क्या हो गया? छोटा। इस देश का भी नाम क्या होगा? नाम में छोटा होगा। अधिकार देखिए क्या है? बड़ा है। उस देश का भी नाम क्या होगा? बड़ा। तो अमेरिका बड़ा हो गया। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आ जाइए इस पर, मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? 7। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए से। और संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 3 में। ये ध्यान रखिएगा, भाग नंबर, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या चीज का प्रावधान है? मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 12 से 35। और वर्तमान समय में बात कर लें, वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या कितने हैं? वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितना है? ये भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? 6। ये निकाला क्या गया? तो ध्यान रखिएगा इसको, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार, ये ध्यान रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और इसको रखा किसमें? विधिक अधिकार में। तो इस तरह से अब जो है मौलिक अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद नंबर 301 के अंदर रखा गया। किसके अंदर रखा गया? 301 के अंदर रखा गया। तो इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या कितना हो गया? 6। निकाला क्या गया? संपत्ति के अधिकार को निकाला गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकालकर विधिक अधिकार में रखा गया। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 301 के अंदर है। जब हमारा संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, उस समय मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 31 में था, है ना। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? 31 में था। और उसको 31 को चेंज करके अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कहां पर रखा? विधिक अधिकार में, और अनुच्छेद नंबर 301 के अंदर रखा। तो इस तरह से मौलिक अधिकार को भी ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा निर्माण के समय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जिस समय संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, उस समय संविधान सभा निर्माण के लिए गठन किया गया था संविधान सभा का, उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? यही प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं, संविधान सभा के निर्माण के लिए, संविधान सभा के लिए पहली बैठक, संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें हुआ क्या था? सबसे बुजुर्ग जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वो अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन संविधान सभा के निर्माण के लिए जो सबसे बुजुर्ग थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ये बिहार से संबंधित है। और उसी के बाद ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा के निर्माण के लिए बैठक होती है, और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है किनको? अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इनका भी संबंध किस राज्य से है? बिहार से है, ये ध्यान रखिएगा। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 46 को जब संविधान सभा के निर्माण के लिए पहली बैठक हुई थी, इसमें सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसी के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक होती है, तो इस दिन संविधान सभा के निर्माण के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इनका भी संबंध बिहार से है, ठीक है।
जब तक कि आप लोगों को वो अस्थायी अध्यक्ष पूछा नहीं जाए क्वेश्चन में, तब तक उस प्रश्न का जो सही आंसर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही करेंगे। आपको प्रश्न में देखने के लिए मिलेगा वो अस्थायी अध्यक्ष, तब आप आंसर क्या कीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, नहीं तो आंसर क्या करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी 11 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को बैठक होती है संविधान सभा के निर्माण के लिए। जब 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लिए निर्माण के लिए बैठक होती है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा के निर्माण के लिए उद्देशिका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कितने तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को। और यही उद्देशिका बाद में चल के भारत की प्रस्तावना बनता है ना। अब आ जाइए प्रश्न पर। संविधान सभा के निर्माण के समय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या कितना था, 15 सदस्य थी महिला, और 15 सदस्य महिला थे। कुल सदस्य की बात करें, कुल सदस्य कितने थे, कुल सदस्यों की संख्या 389 था। संविधान सभा के निर्माण में कुल सदस्यों की संख्या कितना था, 389, जिसमें से महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। राज्य पुनर्गठन आयोग ये पूछा गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बना कब। तो ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना ये 1952 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1952 में। किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर फजल अली, डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1952 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ये अधिनियम कब बना, यानी लागू कब हुआ, तो ये अधिनियम है, ध्यान रखिएगा, अधिनियम। ये अधिनियम कब का है, जुलाई 1956 का। तो इसमें ये दोनों प्रश्न अलग अलग है। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1952 में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में, और इसके सदस्य थे डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर इसके सदस्य थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली। और डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1952 में। राज्य पुनर्गठन आयोग लागू होता यानी अधिनियम हुआ था जुलाई 1956 का। और इससे ही संबंधित एक प्रश्न है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला, भाषा के आधार पर गठित होने वाला, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और ये कब गठन हुआ था इसका, 1953 में। ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कब बना था, 1953 में बना था। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, लागू होता है, तो इस समय भारत को 14 राज्य, कितने राज्य, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी आप लोग आंसर करते हैं 1956, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 1952। प्रश्न क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। तो ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1952 में, और ये अधिनियम यानी लागू कब होता है, जुलाई 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू होता है, 1956 में। आयोग कब बना, 1952 में। किसकी अध्यक्षता में बना, डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में। और सदस्य कौन थे, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कब बना था, 1953 में। जब देश के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग लागू होता है, तो राज्य पूरे देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है ना। कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया था। ये अंतरिम सरकार होता क्या है, जब तक कि हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ है, तो उस स्वतंत्रता के पहले भी एक बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। और ये मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ था। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में। और इसी कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ध्यान रखिएगा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था।
2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। किस समिति के सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन समिति के सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ही अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। और अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री जो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि अंतरिम सरकार में कृषि एवं खाद्य मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था किस समिति के सिफारिश पर, किस योजना के सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ था। और इसके साथ साथ में देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। गृह एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के मंत्री किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये अंतरिम सरकार में ही सभी मंत्री बने थे। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री किसको बनाया गया था? WC राजगोपालाचारी। आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया था? जगजीवन राम। रेलवे मंत्री किसे बनाया गया था? आसफ अली। विदेश मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। रक्षा मंत्री का मंत्री कौन बनाया गया था? किनको? बलदेव सिंह। ये सभी मंत्रालय के जो मंत्री बनाए गए थे, ये किसमें बनाए गए थे? अंतरिम सरकार में। यानी अंतरिम सरकार कहे तो स्वतंत्रता के पहले ही बनाया गया था। और स्वतंत्रता के पहले जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। किस योजना के सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। और उस समय अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? यानी आपातकाल का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया आपातकाल का प्रावधान? तो ध्यान रखिएगा, आपातकाल का प्रावधान जो लिया गया ये जर्मनी से। किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। अब हम लोग अगर आपातकाल की बात कर लेते हैं, ये आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल। भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। आपातकाल कितने प्रकार के हैं? 3। कौन कौन? एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा है? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा क्या है? वित्तीय आपात। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात का प्रावधान है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार का प्रावधान है? आपातकाल का 3 प्रकार का। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसमें किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 352 है ना। अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 356, अनुच्छेद नंबर 356 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 356। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 360। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल देश के अंदर नहीं लगा है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। पहली बार कब लगा था? 1962 में। देश के अंदर पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? 1962 में। 1962 में भारत, इंडिया और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ और चाइना ने 1962 में ही पंचशील का उल्लंघन किया था। और इसी समय पहली बार इमरजेंसी लगा था। कब? 1962 में। दूसरी बार कब लगा? 1971 में। और 1971 में लगा जो था उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, है ना। उस समय 1971 में दूसरी बार आपातकाल लगता है। और इसी 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी उभर कर आया था। ये दूसरी बार आपातकाल कब लगा था? 1971 में। और तीसरी बार जो लगा था 1975 में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है 1975 वाला, ध्यान रखिएगा। तीसरी बार आपातकाल 1975 में लगा था। और इस समय जो आपातकाल लगा था अंतरिम गड़बड़ी के कारण, आंतरिक गड़बड़ी लिख लीजिएगा, आंतरिक गड़बड़ी के कारण ये लगा था। 1975 में जो आपातकाल लगा था उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी। और ध्यान रखिएगा, आपातकाल लगाने का, आपातकाल का घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपातकाल का घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और 1975 में जो आपातकाल का घोषणा किया था उस समय देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे?
फखरुद्दीन अली अहमद, इंदिरा गांधी के कहने पर, देश के प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। 1975 में जो आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था, वो किसके कारण लगा? किसके कारण? आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, आप लोग इसमें कोई याद रखे या ना रखे, इसको जरूर याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 1975 में जो आपातकाल लगा वो किसके कारण लगा? आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे। और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, इस तरह से देश के अंदर कितनी बार आपातकाल लगा है? 3 बार। पहली बार 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। इस 1962 में चीन ने 1954 में जो पंचशील हुआ था उसका उल्लंघन किया था, इसलिए पहली बार 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय आपातकाल लगाया गया। दूसरी बार 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था उस समय लगाया गया। और तीसरी बार तो आप लोग देख लीजिए 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण। और ये राष्ट्रपति शासन के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो राष्ट्रपति शासन जब किसी भी राज्य के अंदर सरकार चलने में योग्य सक्षम नहीं है, सरकार बनने के योग्य नहीं है, सरकार बनने में असमर्थ है, तो उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर लगाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 356 में। और वित्तीय आपातकाल यानी कि दादाजी का थैला हो गया खाली, दादाजी का थैला खाली हो गया, बेटा के पास गया उसका भी थैला खाली, तो इस स्थिति में क्या लगाया जाएगा? वित्तीय आपातकाल। यानी कि भारत का अगर पूरी तरह से खजाना खाली हो जाए तो क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 360 लगाया जाएगा। और देश में अभी तक एक बार भी अनुच्छेद नंबर 360 नहीं लगा, यानी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। तो इस तरह से ये वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है, आपातकाल 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 352 4 जोड़ दीजिए, अनुच्छेद 356 होगा राष्ट्रपति शासन, फिर 4 जोड़ दीजिए, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अनुच्छेद ये पूरा पूछ रहा है कि विधि का शासन, या इसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं विधि के समक्ष समानता, या बोल सकते हैं विधियों का समान संरक्षण। इसमें से सबसे पहले है विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? ये पूरा अनुच्छेद ही बताना है, तो अनुच्छेद नंबर 14। कौन सा अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 14। इसमें से कोई भी आ जाए, विधि का शासन आ जाए, या विधि के समक्ष समानता आ जाए, या विधियों का समान संरक्षण आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसके लिए आंसर हम लोग क्या करेंगे? अनुच्छेद नंबर 14। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, ये रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखिएगा डाइसी। डाइसी का नाम याद रखिएगा, इसी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को दिया है। रूल ऑफ लॉ किसने दिया है? डाइसी, याद रखिएगा डाइसी नाम है, इसी ने क्या दिया? रूल ऑफ लॉ, जो कि किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद नंबर 14 में शासन है, समानता है और संरक्षण है। ये तीनों किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 14 के अंदर। अगर हम लोग बात कर लें छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत या उसी के जगह दिया रहेगा अस्पृश्यता, किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 17। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद नंबर 17 के अंदर क्या है? छुआछूत का अंत या फिर अस्पृश्यता, किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 17। उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद नंबर 18 के अंदर है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 18 के अंदर क्या है? उपाधियों का अंत है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के अंदर आएगा विचार की अभिव्यक्ति। आपके मन के अंदर जो विचार आ रहा है उस विचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा, वही क्या है? विचार की अभिव्यक्ति। जब आपके अंदर कुछ बात आ रही है वो बात को दूसरे लोगों तक आप पहुंचाइएगा, तो ये क्या कहलाता है? विचार की अभिव्यक्ति। ये विचार की अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता, ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 19A में है। अनुच्छेद 19A। आप ए कहिए या 1 कहिए या को कहिए, तीनों एक ही बात है ना, ध्यान रखिएगा। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 19A, 1 या को। नेक्स्ट है बेगार प्रथा या मानव अंगों की तस्करी। मानव अंगों की तस्करी या बेगार प्रथा, ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 23 के अंदर है। किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 23 के अंदर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? बेगार प्रथा या मानव अंगों की तस्करी। आगे बात करते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के लोगों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाए, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाते हैं तो इसका मतलब है संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 24 है इसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है जिनका की उम्र 14 वर्ष से कम है, यानी 14 वर्ष तक है,
वैसे लोगों को आप खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 24। आगे देखते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखो ये अनुच्छेद 32 की बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद 32 ये इसके अंदर है क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक अधिकारों का उपचार, संवैधानिक संवैधानिक अधिकार का उपचार, सॉरी ध्यान रखिएगा, संवैधानिक अधिकारों का उपचार, संवैधानिक अधिकारों का उपचार। ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 32। और इसी अनुच्छेद नंबर 32 को भीमराव अंबेडकर, किसने? भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। लेकिन अगर हम लोग संविधान की आत्मा की बात करेंगे, हम लोग संविधान की आत्मा या फिर इसके जगह यूज करेंगे कुंजी, संविधान की कुंजी हम लोग, तो इसके लिए क्या यूज होता है? प्रस्तावना। ध्यान रखिएगा, क्या आता है? प्रस्तावना। क्या यूज होगा? प्रस्तावना। संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने बताया? तो भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद नंबर 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने बताया? भीमराव अंबेडकर ने। संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर क्या है? संवैधानिक अधिकारों का उपचार। संवैधानिक अधिकारों का उपचार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर है। और इसी अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार है। कितने प्रकार का रीट जारी कर सकता है? 5 प्रकार का। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो रीट जारी कर सकते हैं। कितने? अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर कितने प्रकार का रीट? 5 प्रकार का। कौन कौन है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। ये 5 प्रकार रीट जारी करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के अंदर ये काम करती है? तो अनुच्छेद नंबर 32। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर 5 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और परमादेश। ठीक है, तो इस तरह से आज पॉलिटी के वो वैसे प्रश्न को हम लोगों ने लिया जो किसी ना किसी एग्जाम में छपा था, और आने वाले एग्जाम में भी ये छपने की पूरी संभावना है। तो आप लोगों को अगर ये सही लगे तो आप अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका दिन